जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है, विपक्ष पर निशाना बनाने का जो आरोप है, क्या विपक्ष की एकजुटता ही एकमात्र विकल्प है इस तरीके से जो कहा जा रहा है कि उनके ऊपर राजनीतिकरण जो हुआ है एजेंसीज का, उसका प्रहार जिस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या विपक्ष को साथ आना ही एक विकल्प बचा है? क्योंकि 2024 का चुनाव है, 350 दिन बचे हैं 2024 के चुनाव में। उस पर चर्चा करेंगे आज। देशरत्न निगम साहब जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस सवाल को मैं थोड़ा घुमा देता हूं और उससे कोशिश करके पूछता हूं। आलोक जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूं। क्या जरूरी है क्या विपक्षी एकता हो 2024 से पहले? क्योंकि कई ऐसे दल हैं उसमें बीआरएस भी हो, आम आदमी पार्टी भी है, वो कहती है कांग्रेस ही विपक्षी जो एकता है उसमें रोड़ा बन जाती है। कांग्रेस को ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रोल प्ले करना चाहती है, और कांग्रेस की वजह से विपक्षी एक पूरे प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्षी दल इकट्ठे होके आए, उससे भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिलती है? क्योंकि मोदी जी तो कह चुके पार्लियामेंट में, ईडी ने सबको इकट्ठा कर दिया। देखिए, मुझे लगता है अंकित जी कि आज विपक्ष जो है वो एनडीए वर्सेस यूपीए वाला माहौल है। जो लोग एनडीए में थे वो एनडीए को छोड़कर चले गए, जो यूपीए में थे वो यूपीए में हैं, और जो इन दोनों से बाहर हैं वो ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ हैं। चाहे वो बीआरएस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और चाहे वो टीएमसी हो। इन्होंने 9 साल 10 साल तक बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी के तमाम बिलों को पास करने में मदद की। राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, पेगासस का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, कभी भी ये विपक्ष के साथ नहीं खड़े हुए, हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर बीजेपी के साथ खड़े हुए। तो जहां तक बात है कि इकट्ठे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मैं समझता हूं विपक्ष अभी भी एकजुट है। अगर कोई एकजुट नहीं है तो वो बीजेपी के साथ है। आज के कविता कुछ कहें, आम आदमी पार्टी कुछ कहें, 4 दिन पहले कांग्रेस को ही पानी पी पी के गलियाते रहे, और उसके बाद बीजेपी की मदद करते हैं। 3 काले कानूनों को केजरीवाल जी सबसे पहले पास करवाते हैं। लोकसभा में एक सांसद नहीं, प्रधानमंत्री के ख्वाब है। जहां जहां सरकार हमारी बनने की बात आती है वहां पर वोट डिवाइड करने के लिए पहुंच जाते हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। और इन्हीं में एक ओवैसी का नाम भी है। वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने के लिए जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। पर आलोक जी, ये बात भी तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि जो 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 क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इसको मान लें, या आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी वैसे हो गई है, पर आम आदमी पार्टी हो, बीआरएस हो या टीएमसी हो, उन्होंने ही अगर देखा जाए तो कई राज्यों में रोका है भारतीय जनता पार्टी के रथ को। अगर हम लोकसभा 2019 की बात करें तो 143 सीट्स ऐसी, 143 सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर थी। 7 सीट जीत पाए आप, तो उनको लगता है कि बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा वरदान ही कांग्रेस है। देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल में भी आमने सामने की टक्कर थी, हमने हराया। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में अलायंस में हमने हराया इनको। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हमने सीधी टक्कर में हराया इनको। कांग्रेस के अलावा कौन सा ऐसा दल है जिसने इतने राज्यों में सीधी टक्कर में हराया? इतना जरूर है कि 2019 का जो चुनाव था वो चुनाव पूरी तरह से कपटी राष्ट्रवाद पर डाइवर्ट कर दिया गया। सारे फेलियर्स को अपनी नाकामी के पीछे छुपा दिया गया जी। एक राष्ट्रवाद का पूरा एक आवरण ओढ़ लिया गया पुलवामा के बाद। ठीक है। और ये कहा गया कि बस मोदी से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। ठीक है। और जबकि ये बहुत बड़ा फेलियर था। अगर कोई दूसरा देश होता, 40 जवान शहीद हो जाते और प्रधानमंत्री उनकी शहादत की फोटो लगाकर 24 घंटे के बाद वोट मांगते तो लोग थूकते। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है। मैं आता हूं आपके पास वापस। शांत प्रकाश जाटव साहब, आपने सुना आलोक जी क्या कह रहे थे। ज्यादातर उन्होंने समय इस बात पे गुजारा कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है, बाकी वो लोग साथ आए ना आए। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जहां तक बात करी जाए या सीबीआई की जहां तक बात करी जाए, तो लगातार बीजेपी पे आरोप लगता है कि उनका जो भारत का नक्शा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, वो एक रंग को छोड़कर बाकी किसी भी रंग के पीछे पड़ जाता है। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर उनको दिखाई पड़ते हैं सारे घोटाले। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई तो उसके पीछे मूल कारण जो था, मूल उद्देश्य जो था, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का था। उस वक्त पूरे देश में
और खास तौर पर कांग्रेस के द्वारा जो हालात पैदा किए गए थे भ्रष्टाचार के, वो उस वक्त में उससे त्राही त्राही मची हुई थी। और यही कारण है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को नेतृत्व दिया। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो जांच हो रही है, वो जांच उसी कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है जिसके लिए जनता ने हमें चुना था। आज कोई भी इस प्रकार के ये कहा जाए कि भाई अभी ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा के लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है। अरे आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये जितने मामले हैं वो आप अगर देखें तो अमूमन वही मामले हैं जो 2014 से पहले इन लोगों ने जो है ना सर 2014 से पहले और उसके बाद तो कई सारे मामले येदियुरप्पा साहब के ऊपर भी थे, उनके ऊपर तो जांच नहीं हुई, उनकी तो जांच अभी तक कहीं निष्कर्ष पर पहुंची नहीं। अंकित जी बहुत लंबी लिस्ट है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की बात कर लें, चाहे हम टीएमसी से आए हुए मुकुल रॉय की बात कर लें, चाहे हम शुभेंदु अधिकारी साहब की बात कर लें, तो इसी वजह से ये सवाल उठता है सर कि जो जांच पहले चल रही थी, बड़ी लंबी फहरिस्त है। कोई जांच बंद नहीं हुई है, कोई जांच बंद नहीं हुई है, किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। और किसी भी सूरत में जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप उन लोगों का जांच बंद नहीं हुई तो इसका मतलब क्लीन चिट हो गई है क्या? नहीं, मैं एक मुक्ति मिल जाएगी, वो नहीं हो साहब, मैं पाएगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर जांच बंद नहीं हुई है तो इसका मतलब क्लीन चिट हो गई है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री फिर कैसे बन जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब? देखिए, जब आपका केस चल रहा है तो क्लीन चिट नहीं होती है, जांच है। आज मनीष सिसोदिया भी जो है उनके ऊपर भी जांच चल रही है। तो फिर बाकियों को आप भ्रष्टाचारी कैसे कह रहे हैं? उनके ऊपर तो जांच चल रही है। हाँ, वो सबको जांच हो रही है, तो उन्हें भ्रष्टाचारी कैसे कह रहे हैं आप? कहा आपने शुरुआती से करी कि जो भ्रष्टाचारी थे वो अब आप बात लगा रहे हैं 2014 से पहले के मामले। बिल्कुल परेशान वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किए। आप जांच में सहयोग करें ना, जो परेशान हो रहे हैं। आप तो अपने आप को शहीद बना रहे हैं कि हमारे हम तो शहादत दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना। अच्छा, जिस चीज के लिए देश रत्न निगम जी मृत्युंजय जी पे जाने से पहले, क्योंकि उनके नेता को भी बुलाया गया है, जांच भी चल रही है उनके ऊपर, मैं आपसे इस बात समझना चाहता हूं रोका हुआ है कि क्या विपक्ष का साथ आना या विपक्ष का ऐसे ही फ्रैगमेंटेड रहना, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए एडवांटेजियस पोजीशन क्या है? किस चीज को वो ज्यादा बेहतर बेच पाएंगे जनता के बीच में, या जनता के लोगों को क्या समझा पाएंगे अगर विपक्ष इकट्ठा होकर उन पे हमला करता है, या विपक्ष ऐसे फ्रैगमेंटेड रहता है? ज्यादा कौन सा उनके लिए आसान रहता है? देखिए अंकित जी, जो अभी हालात चल रहे हैं, अगर विपक्ष भ्रष्टाचार के मामले में एक साथ आता है तो जनता तो शायद माफ नहीं करेगी उन्हें। आप ये कह लें, कुछ भी कोई कह सकता है कि राजनीतिकरण हो रहा है, एजेंसी का कुछ भी हो रहा है, लेकिन सारा प्रोसेस कोर्ट कंट्रोल करता है। जैसे ही एफआईआर होती है, आपको कोर्ट में आपको जाना ही होता है और सारा प्रोसेस फिर कोर्ट की निगरानी में होता है। और कोर्ट में अगर कोई एजेंसी धीमा चले या कुछ करे तो उसको कोर्ट डांटता है, फटकारता है। अगर कोई सेक्शन नहीं लगाता है तो कोर्ट अपनी तरफ से लगा देता है वो सेक्शन, क्योंकि उसके आधार पर आते हैं। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, जहां पर ये होता है वॉशिंग मशीन सिर्फ कोर्ट है। आप अगर धीमे चलने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा ही करेगा। पर निगम साहब, क्या प्रक्रिया को ही सजा बनाने की कहीं ना कहीं एक कवायद चल रही है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं, जब संजय राउत को भी ईडी ने पकड़ा था, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई जब उन्हें जमानत मिली, कहा कि इनका अरेस्ट बनता ही नहीं था, आपने अरेस्ट कर लिया। और बार बार जो ये सवाल उठता है कि हम तो अरेस्ट कर लेंगे, हमें जो करना है हम कर लेंगे, आप कोर्ट से जाके छूट जाइए, आप कोर्ट से जाके बच जाइए, तो क्या प्रोसेस को ही पनिशमेंट बनाया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी कानून और विधि विधान की व्यवस्था है उसमें कोर्ट ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है। एजेंसियां कई बार सक्सेसफुल होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, कई बार छूटते हैं, कई बार लोग कन्विक्शन होता है। आपके ईडी के केसेस में करीब 30 केसेस डिसाइड हुए हैं अभी तक, जिसमें से 25 या 26 केस में कन्विक्शन हुआ है, जिनमें सजा मिली है। तो कन्विक्शन रेट कन्विक्शन के बाद ही आता है, करीब 85% कन्विक्शन रेट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कन्विक्शन रेट बहुत लो है, क्योंकि वो फाइलिंग से देखते हैं कि केस फाइल हो गया, और कन्विक्शन जब केस डिसाइड होगा उसके बाद ही आपका कन्विक्शन रेट निकलेगा, उससे पहले नहीं निकल सकता। सर, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर, मृत्युंजय जी मैं आपको इस पर लेकर आ जाता हूं, 2014 के बाद जो केसेस फाइल हुए हैं 400% का उसमें बढ़ोतरी है सर। 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ हैं, 600 से ऊपर कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से करीब 590 के आसपास जो केस है वो विपक्ष के लोगों के खिलाफ है। तो मृत्युंजय जी,
ये तो पुरानी आपके खिलाफ जांच चल रही है, उस जांच में उन्हें बुलाया भी जा रहा है। तो इसमें नया क्या है? इसमें नए तरीके से बार बार ये कहना कि हमें टारगेट किया जा रहा है, वो कहां तक जायज है? ये जो मामला है इसको तो बल्कि जेडीयू के लोगों ने उठाया था, उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ, और 2014 से पहले का मामला है। देखिए अंकित जी, भ्रष्टाचार पर प्रहार से किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रहार से जब राजनीति की बू आती है तब परेशानी वहां है और सवाल वहां खड़े होते हैं। जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो सदाचारी, जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। ये पैमाने पर जो नीति है इस पे तो सवाल खड़े होंगे। जो भी मामला है सब चीज का जवाब दिया जा रहा, लेकिन आप याद कीजिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर जब महागठबंधन की सरकार थी 2017 में क्या क्या कहा गया। ये सूत्रों के हवाले से भ्रामक खबर, 8,000 करोड़ की संपत्ति, यहां मॉल मिला, वहां मॉल मिला, अभी 6 महीना पहले। अरे हुआ क्या, उसका तो हिसाब दे देते। जब भाजपाई सीबीआई हो जाएगी तब तो सवाल खड़े होंगे। पर मृत्युंजय जी, आपको लगता नहीं है कि देश की जनता और बिहार की जनता थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि जेडीयू कल जो लालू जी को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगी थी, उनके साथ सरकार आज है तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है? ये मामला तो बीजेपी ने थोड़ी दर्ज कराया, ये तो पुराना मामला है। क्यों नहीं जवाब? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया, आदरणीय ललन सिंह जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा ना ये गलत था, हम लोगों को जिस तरह से झांसे में लिया गया 17 में फंसा करके 5 साल तक तो डबल इंजन की सरकार रही। क्यों नहीं किया फिर तेजस्वी यादव जी पर कुछ? ये जो 2024 की लड़ाई है उसका असली डर है, इसलिए आईटी, ईडी, सीबीआई को हथियार बनाया जा रहा है। कानून अपना काम करे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कर्नाटका में बीजेपी के विधायक के यहाँ 8 करोड़ मिले तो वहां आईटी, ईडी, सीबीआई नहीं। विजय माल्या देश से फरार हो जाए, नीरव मोदी देश से फरार हो जाए, गरीबों के खजाने लूट लिए जाए, वहां पर कोई आलोक जी, लेकिन जैसे मृत्युंजय जी कह रहे हैं, ये सारा जो खेल है वो 2024 का उनको लगता है, इस वजह से ये सारा खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं, जिनके साथ आप गठबंधन में भी रहे, उनके चुनाव भी लड़ा आपने, और अब आजकल उनसे संबंध थोड़े आपके ठीक लगते नहीं है कांग्रेस पार्टी के। वो कह रहे हैं कि ये जो पहले कांग्रेस करती थी वही अब भाजपा करने लगी है, उसको थोड़ा सा एक कदम उन्होंने और आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये पुरानी ट्रिक्स हैं, पहले कांग्रेस इस्तेमाल करती थी एजेंसीज का, अब बीजेपी कर रही है, तो आपको भी सेम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा था अंकित जी आपको कि इस तरह के दल जो भाजपा की भाषा बोलते हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जो हर्ष बसपा का हुआ है वही सपा का हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जाइए। बात यह है जो अभी हमारे बीजेपी के प्रकाश साहब ने बात कही कि हम तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। नोटबंदी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार हुआ? राफेल से बड़ा हुआ कोई? अडानी के मामले में 20 लाख करोड़ रुपया लोगों का उड़ गया एक दिन के अंदर, उससे बड़ा कुछ हुआ? सर लेकिन में सीबीआई के डायरेक्टर आलोक जी, ये तो आप भी मानेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो चाहे राफेल का मुद्दा हो, उस पर विपक्ष की बात तो मानी नहीं, तो कैसे मान लिया जाए कोई भ्रष्टाचार हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि उसमें कुछ नहीं, जरूरत है जांच की? नोटबंदी में अहमदाबाद के एक स्टूडियो में 13,000 करोड़ रुपए के साथ एक व्यक्ति था, कहां है आज वो? केवल प्रोसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोसेस ठीक है। नोटबंदी में कांड हुआ कि नहीं, जांच की किसी ने? राफेल में क्या हुआ? पेगासस में क्या हुआ? राफेल में जांच नहीं करेंगे, एफिडेविट झूठा देंगे, पेगासस में कॉपरेट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा सरकार हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, ठीक है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलेगी। 20 से ज्यादा केसेस में पिछले एक साल में मोदी जी की सरकार 2024 से जुड़ा हुआ आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी को सहयोग देने वाली पार्टियां हैं, लेकिन जो बार बार फॉर्मूले की बात हो रही है, और मैं अभी आपके एमबीए की आप बात कर रहे थे महाविकास अधिकारी की, अगाड़ी की, जिन्होंने अभी एक चुनाव जो जीता है बायपोल जो हुआ था महाराष्ट्र में कस्बा पेट का, कहा जा रहा है कि कस्बा पेट का मॉडल जो है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी, चाहे शरद पवार हो उसमें, चाहे तेजस्वी यादव हो जो आपके सहयोगी हैं, उन सब ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी से आपको अलग रखा गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रोजेक्शन को, कि राहुल गांधी बनाम मोदी की जो फाइट है उससे विपक्ष थोड़ा कतरा रहा है? अगर ऐसी फाइट होगी तो विपक्ष को फायदा, मोदी जी को फायदा हो जाएगा। देखिए, इस बार जो फाइट होगी 2024 में वो जनता वर्सेस मोदी होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और हालत यह है कि महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे
आत्महत्या की दर हो और चाहे 6.5 करोड़ लोग जी चले गए हैं, जी। मोदी जी के सारे वादे जो हैं वो हवा हवाई निकले। देश रत्न 100 निगम स्मार्ट जी, सिटी क्या बनेगी, 15 लाख आएंगे। 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी अगर होता है, प्रेसिडेंशियल चुनाव जो है वो मोदी जी को सूट करता है, इसीलिए कोशिश करते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कि राहुल गांधी का मुंह खुले नहीं और वो फटाफट जाके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नहीं? देखिए, राहुल गांधी का मुंह खुलना या ना खुलना ये राहुल गांधी के ऊपर है, भाजपा के ऊपर नहीं है। भाजपा तो उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया करती है, तो दोनों चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता। और 2024 के चुनाव के संबंध में अगर देखा जाए, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भाजपा के साथ अगर लड़ेंगी तो वो कांग्रेस को स्पेस नहीं देंगी। यही देखा जा रहा है, कांग्रेस को अपनी स्पेस खुद बनानी पड़ेगी। वो ये समझते हैं कि अगर वो स्पेस वो क्षेत्रीय पार्टियां दे देंगी तो नहीं दे सकती वो सीधे भाजपा से टक्कर ले लेंगे। और दूसरा, क्या दो राष्ट्रीय पार्टियां सीधे सीधे हिंदुस्तान में लड़ सकती हैं एक साथ? वो भी देखा जा रहा है कि नहीं, हमेशा एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं और वो लड़ती हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिसपे भी कांग्रेस को भी विचार करने की जरूरत है। मृत्युंजय जी, क्योंकि आप उस चिट्ठी में भी शामिल रहे जो लिखी गई 8 दलों की, आप सरकार चला रहे हैं जिसमें कांग्रेस भी एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बार बार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस अपनी शक्ति को ज्यादा आंकती है और उस वजह से जो उनके क्षेत्रीय पार्टनर हैं उनको नुकसान होता है। बिहार का एग्जांपल उसमें हर बार दिया जाता है, ज्यादा सीटें मिली और कांग्रेस का कन्वर्जन रेट उसमें कितना रहा। तो क्या आपको भी लगता है कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, अगर कांग्रेस बनाम बीजेपी बनेगा या मोदी बनाम राहुल गांधी बनेगा तो नुकसान होगा, आप लोगों को भी नुकसान होगा? नहीं नहीं, देखिए ये नुकसान और का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। इस बार जो भी होगा नुकसान बीजेपी को होगा। इनको पाई पाई का हिसाब जनता को देना होगा। इस बार कोई भी इनका एक्टिंग ड्रामा नहीं चलेगा, इसलिए कि जनता परेशान है। और सभी विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी दल है और ड्राइविंग सीट पर बैठी है। सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के लड़ेंगे और इस बार जनता तैयार है। आदरणीय मोदी जी ने जो भी जुमलेबाजी करना था कर लिया 9 वर्षों तक, 10 वर्षों तक जी। अब दोबारा एनडीए दोबारा नहीं आएगी, ये तय है अंकित जी। जाटव जी, 2024-2019 नहीं होगा, विपक्ष भी इस बार ज्यादा चेत गया, उसको भी समझ में आ चुका है। अगर कांग्रेस सीधे सीधा एक हिंदी बोलने वाले हिंदू बहुल राज्य में अगर हरा सकती है बीजेपी को, और राज्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी उन्हें कई जगह पर रोक सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा खेल समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी का। 2024 चुनाव जो है वो पूरी तरीके से विकास पर आधारित है। विकास पर चुनाव होगा, विदेश नीतियों पर चुनाव होगा, भारत के जो विदेशों के साथ में जो अच्छे संबंध हैं और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, उसके कारण से जो है देश में जिस तरीके से विदेशी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है जी, वो अपने हर जिले हर प्रदेश को वो मजबूत करने की जो कवायद इस वक्त में चल रही है। मेरे पास क्योंकि समय खत्म हो गया, मैं 10 सेकंड, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया, 10 सेकंड मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपसे माफी चाहूंगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों ने जब भी बोला मैंने उसे बिना रोक टोक के आप लोगों के जवाबों को बिल्कुल आगे आने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का बात है कि भैया देखिए ईडी ने सबको इकट्ठा कर दिया, अब उसे आप भ्रष्टाचार के तौर पे देखें या इसको इस बात की तस्दीक पे देखें कि कैसे हमने ईडी के डर सबको एक तरफ खड़ा कर दिया है। जनता इसको कैसे लेगी, परसेप्शन जो है वो इस पर कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी। शायद यही तय करेगा कि लोग कैसे देख रही है आने वाले वक्त को, जिस तरीके से विपक्षी एकता है या उनकी अनेकता है।